हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका जो है डिप्लोमा के स्टूडेंट्स का जो है डीआरडीओ टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। और जो आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं उनका भी टीयर 1 का एग्ज़ाम होना है। और तो टीयर 1 के साथ साथ आपका टीयर 2 दोनों में ही जो आपका जो है टेक्निकल जो आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं। तो डीआरडीओ टीयर 2 को लेके मैं चल रहा हूँ क्योंकि टीयर 1 का भी आपके एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाले हैं। तो टीयर 1 में जो आपका जो ट्रेड से रिलेटेड जो पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। ओके है, ये आईटीआई में सभी ट्रेड्स के अंदर है। तो सभी ट्रेड्स के बच्चों के लिए ये टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऊपर जो है किस टाइप के जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने आज रखता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो नोन एज। जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको जो है मतलब दूसरा किस नाम से जो उसको जाना जाता है। तो जैसे यहाँ पर इंग्लिश में हिंदी में दोनों ही में ही जो है क्वेश्चन को लिया गया है। तो आप लोग जो है जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और मैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है उद्यमिता को जो है दूसरा किस रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट सीकर है, एम्प्लॉयर है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टर है। तो मतलब जैसे रोजगार चाहने वाले या नियोक्ता, स्वरोजगार, निवेशक। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, अगर इसको सही मायने में कहा जाए तो एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है आपका। ये क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उद्यमिता को स्वरोजगार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, एनर्जी फ्लो इज एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। तो जो एनर्जी का जो फ्लो होता है इकोसिस्टम के अंदर हमेशा किस तरह का होता है, मतलब एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमेशा किस उसमें रहती है? आपका यूनि डायरेक्शन रहती है, साइकिल के रूप में रहती है, रिवर्सिबल रहती है, फिर मल्टी डायरेक्शन रहती है। और हिंदी में जो है अगर इसको कहा जाए एक परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमेशा डैश होता है। क्या होता है? आपका रिवर्सिबल होता है। ठीक है ना? तो हमेशा इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी फ्लो होती है वो हमेशा किस उसमें होती है, किस डायरेक्शन में होती है? हमेशा रिवर्सिबल फ्लो में होती है। ठीक है, तो राइट आंसर जो इसका सी होगा। तो यहाँ भी आप इसका सी आंसर राइट कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। विच वन इज नॉट द 3R टू सेव इन्वायरमेंट। 3R मतलब ये है कि जैसे आपका इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि 3R के जो रूल्स हैं उसमें नहीं आता है, जो कि इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है ना? तो उसमें हमें देखना है, जैसे हमारा रिसाइकल है, रिड्यूस है, रीजनरेट है, रीयूज है। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो 3RS की जो हाँ जो टर्म है उसमें इनमें से जो नहीं आता है वो आपका रीजनरेट। ठीक है, रीजनरेट नहीं आता है उसके अंदर। तो हिंदी में भी आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए कौन सा 3R नहीं है? तो इसमें जो है पुनः पुनः उत्पन्न करें जो है आपका, ये जो है आपका नहीं आता है आपका किसमें? इन्वायरमेंट को सेव करने के अंदर, पर्यावरण को सेव करने के अंदर। बाकी रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज जो है ये तीनों जो है इन्वायरमेंट को सेव करने में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ। जो ओजोन लेयर है वो किस उसकी बनी होती है? तो ओजोन परत जो है इसमें 1 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम। तो ओजोन लेयर जो है आपका 3 ऑक्सीजन एटम से बनी होती है। तो उसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। ठीक है, तो ओजोन परत जो है किस उसकी होती है? 3 ऑक्सीजन परमाणु की, O3 की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहा है इसमें? आपका सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो आपका किस कौन से दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है? 25 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, 5 अगस्त को, 11 अक्टूबर को, या फिर 1
आपका दिसंबर को। तो जो आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका 5 जून को। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नॉइज इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड, जो शोर व्यावसायिक खतरों के प्रकारों में से एक है। तो कौन से उसमें आता है? वो फिजिकल में आता है, बायोलॉजिकल में आता है, केमिकल में आता है, या फिर एर्गोनॉमिक्स में आता है? तो नॉइज जो है किस टाइप का ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, या किस टाइप का जो है व्यावसायिक खतरों में इसको गिना जाता है? तो भौतिक में, जैविक में, रासायनिक में, या फिर एग्रोनॉमिक में? तो जो नॉइज है वो आपका फिजिकल में आता है, मीन्स आपका भौतिक में आता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, हैंड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू, हाथों की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो हैंड सुरक्षा जो है किसके द्वारा की जाती है? बूट्स, गॉगल्स, ग्लव्स, या फिर रेस्पिरेटर? तो हमेशा हाथों की सुरक्षा जो की जाती है वो हमेशा जो है ग्लव्स के थ्रू की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सी जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट लॉस ऑफ वेजेस विल बिलोंग? तो क्वेश्चन का कहना मतलब किस प्रकार की दुर्घटना की लागत मजदूरी की हानि से संबंधित होगी? तो इसमें से किस ऐसी कौन सी घटना है जिसमें कि जो मजदूरी की जो हानि है वो होगी, उससे जो संबंधित जो घटना है वो हमें इसमें बतानी है। जैसे कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजर, कॉस्ट ऑफ फ्रिक्शन, कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, तो वो हमें इसमें देख के बतानी है। तो जो प्रभावित होगी, लॉस ऑफ वेज जो होगा हमारा, जो है ये जो आता है हमारा, ये किस टाइप की कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट के अंदर गिना जाता है? ये गिना जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर गिना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ए होगा। ठीक है, तो प्रबंधन की लागत जो है इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो किस प्रकार की दुर्घटना की लागत मजदूरी की हानि से संबंधित होगी? प्रबंधन की लागत की दुर्घटना की लागत मजदूरी की हानि से संबंधित होगी। ठीक है, तो राइट आंसर जो उसका वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर द फैक्ट्रीज एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? इनमें से कौन सी ईयर में जो है फैक्ट्रीज को इम्प्लीमेंट किया गया था, मतलब उनके अधिनियम जो है, कारखाने जो है किस वर्ष में लागू किए गए थे इंडिया के अंदर, वो बताना है। तो इसमें 1952 में, 1948 में, 1946, 1936 में। तो इंडिया में, भारत में कारखाना अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? ये लागू हुआ था आपका 1948 में। तो राइट आंसर जो होगा उसका बी होगा। ठीक है, 1948। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, इन विच ईयर द एम्प्लॉइज प्रेसिडेंट फंड ईपीएफ एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो कौन से ईयर में जो है जो ईपीएफ जो है इम्प्लीमेंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो उस ईयर का नाम बताना है। 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो जो ईपीएफ का जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो किया गया था 1952, 1952 में। तो राइट आंसर जो होगा वो उसका आपका सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी? इनमें से कोई एक ऐसी ही जो है आपका टर्म है जो कि क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आती है, तो वो हमको बतानी। जैसे क्वालिटी ऑफ डिजाइन, क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस, क्वालिटी ऑफ कंट्रोल। तो क्वालिटी ऑफ डिजाइन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक में आती है, और आपका क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फर्मेंस तो क्वालिटी ऑफ की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें नहीं आती है। ठीक है ना, ये नहीं आती है। क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस भी आती है और क्वालिटी ऑफ कंट्रोल भी आता है। तो जो बी है वो इसका आंसर है। जो क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी के अंदर नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी होगा। ठीक है, ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी में नहीं आता है। क्या नहीं आता है? क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा कवर्स अंडर विच ऑफ द क्वालिटी 7QC टूल? तो इसमें कहा गया कि डाटा का संग्रह और विश्लेषण किस गुणवत्ता
टूल के अंतर्गत आता है। जो 7QC टूल जो है उसमें जो है इनमें से कौन सा ऐसा जो है पार्ट डायग्राम या शीट है जो कि उसके अंतर्गत आता है, ये हमें बताना है। जैसे हिस्टोग्राम क्या 7QC टूल में यूज किया जाता है, इसका आपका प्लेटोग्राम इसका यूज किया जाता है, आपकी चेक शीट का यूज किया जाता है, स्कैटर डायग्राम का यूज किया जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आएगा आपका स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम जो है उसका हम यूज करते हैं 7QC टूल में आपका क्वालिटी और कलेक्टिंग एनालाइजिंग डाटा को कवर करने के लिए। तो राइट आंसर जो इसका वो आपका डी होगा। ठीक है, डी इज ए राइट आंसर। क्लियर। अब तक क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है दी रोंग वे टू द क्वालिटी सर्कल इज। तो इसमें रोंग वे निकालना है, क्वालिटी सर्कल का गलत तरीका है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्वालिटी सर्कल का सही तरीका नहीं है, मतलब एक गलत तरीका है, उसको हमें बताना है इसमें। तो एक्सेलेंस आपका एक्शन सर्कल्स हाँ, और आपका एक्सीलेंस सर्कल्स तो पार्ट है आपका क्वालिटी सर्कल का। प्रोडक्टिविटी सर्कल भी है, एग्जीक्यूटिव सर्कल भी है। जो एक्शन सर्कल है दिस इज ए रॉन्ग वे ऑफ द क्वालिटी सर्कल। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका ए होगा। ठीक है ना। तो जो क्वालिटी सर्कल है उसमें एक्शन सर्कल का कोई रोल नहीं है इस तरह का, तो एक रॉन्ग वे है एक क्वालिटी सर्कल का। तो बाकी जो तीन है एक्सीलेंस, प्रोडक्टिविटी, एग्जीक्यूटिव, दिस इज पार्ट ऑफ द क्वालिटी सर्कल। तो एक्शन सर्कल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द क्वालिटी सर्कल। तो इसमें जो इसका रॉन्ग आंसर है वो आपका, जो राइट आंसर इसका वो आपका ए होगा। ठीक है, तो ए जो है एक्शन सर्कल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द क्वालिटी सर्कल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। विच इज द टर्म यूज फॉर द वर्ड वेस्ट। वर्ड वेस्ट के लिए पूछ रहा है, इसमें कौन सी टर्म है जो कि ये यूज की जाती है। जैसे मुदा हो गया, मुरा हो गया, मुरी हो गया, मुसा हो गया। तो जो अपशिष्ट शब्द का प्रयोग किस शब्द के लिए किया जाता है, तो उसमें आपका आएगा ए, मुदा। ठीक, किसके लिए? मुदा के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम इज रिलेटेड टू। जो प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स जो है, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, किससे संबंधित हैं? इम्प्रूवमेंट ऑफ कोर्सेज से संबंधित है, बेटर एजुकेशन है, ट्रेन टीचर से, या ऑल ऑफ दीज। उपरोक्त सभी से ही संबंधित है। तो राइट आंसर जो इसका वो आपका डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट डू द एंटरप्रेन्योर ऑलवेज डू फॉर द कंज्यूमर। जो एंटरप्रेन्योर है हमेशा उपभोक्ता के लिए क्या करता है? इनोवेशन करता है आपका, या फिर जो रिस्क लेता है, या आपका डिसेंटेशन करता है, या सॉल्यूशन समाधान निकालता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इनोवेशन। हमेशा टाइम टू टाइम जो है इनोवेशन जो है वो करता रहता है एंटरप्रेन्योर, जिससे कि जो कंज्यूमर है वो उसके प्रोडक्ट को हमेशा खरीदता रहे, और टाइम टाइम पे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इनोवेशंस लाता रहे, उनमें फीचर्स ऐड करता रहे, जिससे कि आपका एंटरप्रेन्योर और कस्टमर के बीच में हमेशा एक टाइप बना रहे। तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 17। द डेंजर कॉज्ड बाय एक्सीडेंट कैन इन व्हाट फॉर्म। दुर्घटना से होने वाला खतरा किस रूप में हो सकता है? दुर्घटना से होने वाला जो आपका खतरा है वो किस रूप में हो सकता है? इनमें से आपको सही ऑप्शन जो है वो आपको बताना है। डिक्रीज इन प्रोडक्शन, डैमेज टू प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, आपका बैरिकेड इन प्रोडक्शन स्टूडेंट्स, आपका ऑल ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट अगर होता है तो उस केस में आपका प्रोडक्शन भी घटेगा, प्लांट इक्विपमेंट में कुछ डैमेज भी होगा, और बैरिकेड होगा प्रोडक्शन स्टूडेंट्स के लिए जो भी बैरिकेड के लिए आते हैं, उत्पादन छात्रों में बैरिकेड्स की कमी आएगी। तो इसका जो राइट आंसर वो आपका डी होगा। ठीक है, तो उपयुक्त सभी है, कहने का मतलब मेरा ये है। क्वेश्चन नंबर 18। मार्केटिंग मेथड इज नॉट रिलेटेड टू द। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड जो कि मार्केटिंग मेथड से कनेक्ट नहीं है, वो हमको बताना है। तो जैसे आपके यहाँ पोस्ट मार्केटिंग से कनेक्ट है, होल्डिंग मार्केटिंग से कनेक्ट है, टीवी मार्केटिंग से कनेक्ट है, सेंडिंग आइटम टू कंज्यूमर होम ये मार्केटिंग से कनेक्ट नहीं है। तो राइट आंसर जो उसका डी है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसका हमको नाम बताना है। तो इससे बैंकिंग है, बिल्कुल है, इंश्योरेंस बिल्कुल है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर इस दोनों ही जो है आपका क्या नाम है, आपका जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके मेन पार्ट है।
ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, सी इज राइट आंसर। इस पर क्वेश्चन नंबर 20, एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप से क्या होगा, अगर मतलब अगर हमारी जो प्रोडक्टिविटी अगर वो बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, इंक्रीज इन जीडीपी, इंक्रीज इन पीपल इनकम, ए एंड बी बोथ, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसका रिजल्ट ये होगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी और हमारे जो पीपल्स हैं उनका भी इनकम बढ़ेगी, तो राइट आंसर इज सी। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपके सामने जो है जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो सब्जेक्ट है उसमें से मैंने आपके सामने जो है आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, जो कि आपका सेकेंड ईयर का जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो सिलेबस है उसमें से मैंने जो है ये क्वेश्चन लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि और आईआईटी की सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप सो इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक और नए क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। ओके, थैंक यू।